हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, बीपीएससी अध्यक्ष, उन्होंने तो बोल ही दिया है कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, डीपली पढ़ाई करना होगा। तो आज हम लोग जो रूसी क्रांति देख रहे थे, रूस में क्रांति, उसमें आज हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी सारे टॉपिक, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति होती है, फिर रूस में क्रांति होता है, फिर समाजवादी का निर्माण किस प्रकार से होता है, अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आता है, अक्टूबर जो क्रांति होता है उसके बाद क्या बदलाव आता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जो बॉक्स में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको भी हम लोग पॉइंट को देखेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ आप लोग ज़रूर बने रहे और बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, देखिए, जितने भी भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी ना पढ़ने में आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, यानी शब्द ना, जो क्वार्टर है उसको क्वार्टर बोला जाता है कभी कभी, तो ऐसा होता है। तो ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होगी, तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सन 1917 की ये बातें चल रही हैं। तो सन 1917 की सर्दियों में राजधानी जो पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पेट्रोग्राद जो सेंट पीटर्सबर्ग था ना, उसी का नाम ये बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया गया था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप लोग ज़रूर देखें। ये हमारा लेक्चर कौन सा होगा, तो आई थिंक शायद 5th होगा या 4th होगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देख लें। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। अब देखिए, यहाँ पर अगर ये पूछ लेता है कि रूस क्रांति में रूस में जो मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे, वो किस नदी के किनारे थे और किस साइड थे, तो नेवा नदी के किनारे और दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, ड्यूमा क्या था, तो रूस का संसद, वहाँ पर बैठक होती थी, वह भी इसी तरफ था। किस तरफ था, तो वह भी बाएं तरफ ही था। मतलब जिधर बड़े बड़े लोगों के पैलेस होते थे ना, उसी तरफ ड्यूमा भी था। अब आगे देखते हैं। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी, क्योंकि भैया उस साल क्या था, उस साल ठंड कुछ ज़्यादा पड़ी थी, जिसके कारण कोहरा और बर्फबारी ज़्यादा हो रही थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित जो सरकार बची रहे, इसीलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जो वहाँ का राजा था, जार को क्या कहते हैं, राजा, तो जो रूस का राजा था वो क्या चाहता था, ड्यूमा को भंग करना चाहता था। लेकिन जो वहाँ की जनता थी, जो निर्वाचित सरकार थी, उसको बचाने के लिए वहाँ पर क्या कर रही थी, उन कोशिशों का विरोध कर रही थी कि ड्यूमा जो है भंग ना हो। आगे बढ़ते हैं। 22 फरवरी को दाएं तट पर, यह पॉइंट याद रखिए कि 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी जाती है। ठीक है, तो किस साइड तालाबंदी घोषित कर दिया जाता है भाई, तो 22 फरवरी को दायां साइड। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में, जो ये तालाबंदी फैक्ट्री हो जाती है, उस फैक्ट्री के समर्थन में 50 फैक्ट्री, डाटा याद रखना है, 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में क्या मनाया जाने लगा, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। जनता बस्ती, जो आंदोलन करी जनता थी, वो बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच कहाँ आ गई, तो नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। ये जगह का नाम है नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, जहाँ तक की जनता आ गई थी। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। मतलब ये सिर्फ इसमें जनता ही थी और अन्य किसी भी सदस्य का या किसी भी पार्टी का इसमें हाथ नहीं था। देखिए भाई, अगर थोड़ी सी भी मेहनत दिख जाती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम तक देखिए, जब ये मजदूर क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो वहाँ की सरकार क्या कर देती है, तुरंत कर्फ्यू लगा देती है। तो शाम तक सारे प्रदर्शनकारी तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगते हैं, और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस क्या कर देती है, तैनात कर देती है। तो किस प्रकार के सैनिक, तो घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को क्या कर दिया, तो बर्खास्त कर दिया। ठीक है, और जिसके खिलाफ में जो राजनीतिज्ञ हैं वो क्या करते हैं, तो अलग अलग अपनी अपनी तरह से बयान देने लगते हैं। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखिए, किस तट के इलाके में इकट्ठा होते हैं, 26 तारीख को। देखिए कितना डेट सब दिया हुआ है। तो 26 तारीख को जो प्रदर्शनकारी है वो बाएं तट के इलाके में इकट्ठा होते हैं, और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर देते हैं। किसको तहस नहस, तो पुलिस का जो मुख्यालय होता है उसको तहस नहस कर देते हैं। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो जाते हैं। देखिए,
तो देखिए ये लोग हड़ताल क्यों कर रहे थे? तो रोटी के लिए, भूखे भूखे मरेंगे तो रोटी के लिए तो हड़ताल करेंगे ही। तनख्वाह बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, काम उनसे ज़्यादा लिया जाता था लेकिन क्या होता था कि पैसे कम दिए जाते थे, ठीक है। तो इसी के विरोध में क्या हो रहा था, सड़क जाम किए जा रहे थे। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर देती है। लेकिन इस बार जो होता है, देखिए क्या होता है, तो इस बार घुड़सवार जो सैनिक होते हैं वो प्रदर्शनकारियों के साथ ही मिल जाते हैं, उन पर गोली चलाने से वो इनकार कर देते हैं। देखिए जो घुड़सवार सैनिक थे वो क्या कर देते हैं, गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। किस पर? क्रांतिकारियों पर। घुसाए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर को गोली से मार देते हैं। अब भैया सिपाही भी तो घुसाएंगे, उनका भी तो परिवार है, उनको भी तो रोजी रोटी पेमेंट बढ़ाना होगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, क्रांतिकारियों के साथ मिल जाते हैं और गुस्से में आकर के एक अफसर पर गोली चला देते हैं। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिलते हैं। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहाँ अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। तो देखिए ये क्रांतिकारी भी कहाँ पर जमा होते थे, उसी ड्यूमा की बैठक, जहाँ पर ड्यूमा की बैठक होती थी ना, वहीं पर ये इकट्ठा होते हैं। किस लिए? तो एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो देखिए सोवियत क्या है, यहीं से ये जो क्रांतिकारियों द्वारा ये गठित किया गया है, इसी का नाम सोवियत दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिन क्या होता है, तो प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने जाते हैं, यानी राजा से मिलने जाते हैं। सैनिक कमांडरों ने उन्हें सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। किसको? राजा को। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ देता है। तो अगर पूछ लेता है कि रूस का जो राजा था यानी जार था वो कितने मार्च को गद्दी छोड़ता है, तो 2 मार्च को गद्दी छोड़ देता है। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली थी। भारत में भी एक अंतरिम सरकार की बैठक हुई थी ना, बना था ना, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक अंतरिम सरकार बनती है। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाएगी, ठीक है। यानी रूस के बारे में कौन फैसला लेगा, तो संविधान सभा फैसला लेगा। उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाले क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। तो ये था पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े और बातें देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि फरवरी के बाद भैया कौन कौन घटना घटा। तो अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। जो ये अंतरिम सरकार की गठन किया गया था, जो बनाया गया था, उसमें कौन कौन थे, तो सैनिक अधिकारी थे जिनके पास जमीन था यानी भूस्वामी थे, और उद्योगपति सबसे अधिक प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगा पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तारीख जो था वो सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर यह सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि भैया पेट्रोग्राद की तर्ज पर ही सभी जगह क्या बनाई गई थी, तो सोवियतें यानी संगठन वो बनाई गई थी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन ने रूस लौट आए। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता जो थे कौन थे, तो व्लादिमीर लेनिन थे। वो रूस लौट आते हैं। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहा था। देखिए बोल्शेविक एक अलग देश था, ठीक है, और बोल्शेविक से निर्वासित नेता कौन थे, यानी बोल्शेविक से उनको निकाल दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था, तो वो थे व्लादिमीर लेनिन, जो कि फिर रूस लौट आते हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों की सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाए। ये लेनिन का एक चाल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब लेनिन की जो 3 मांग थी, इसी को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ लेता है कि लेनिन के जो 3 मांगे थी, 3 मांगों को ऑप्शंस में दे देगा, अप्रैल थीसिस के नाम से किसे जाना जाता है, तो लेनिन की मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, जिसने कि बोला था कि युद्ध बंद कर दिया जाए, किसानों को जमीन दे दिया जाए और किसका गठन किया जाए, तो राष्ट्र का गठन किया जाए। 1 मिनट, हाँ, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रख दिया जाए, तो कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो किसके सुझाव पर रखा जा रहा है, तो लेनिन के सुझाव पर रखा जा रहा है। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच क्या कर दी थी, तो बदल कर रख दी थी। कुछ ऐसी घटनाएं जैसे क्रांतिकारी हो रहा था, मतलब अलग हर जगह पर तहस नहस किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था।
चलिए आगे देखते हैं। तो गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिकरण इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। किस इलाके में? तो औद्योगिकरण इलाके में जो थी वो फैक्ट्री कमेटी बनाई जाती है। अब आगे देखिए कि ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी थी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। तो याद रखिए कि जो ये 500 सोवियत थे ना, वो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि ये भेजे थे। सोवियत कौन थे? अभी सोवियत संघ जो मजदूर थे उन्होंने ही तो इसका गठन किया था। तो वही कहाँ पर भेजे थे? अपने प्रतिनिधि भेजे थे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को भी रोका और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना भी पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांति नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। कौन? किसके ऊपर डालने लगे? तो वहाँ के राजा के ऊपर भाई डाल रहे थे। किस लिए? ताकि भूमि वितरण किया जा सके किसानों में। भूमि पर जो कब्जा कर लिए थे उसी के लिए तो दबाव डाला जा रहा था। यहाँ पर बोल रहा है ना कि गाँव में किसान और उसके जो समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे वो भूमि पुनः वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर क्या कर लिया? तो कब्जा कर लिया। कब से कब तक? तो जुलाई से सितंबर तक। देखिए इस डायग्राम में देखिए, जुलाई का दिन है और 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक जो समर्थन के थे प्रदर्शनकारियों पर किस प्रकार से गोली चलवा रहे हैं। ये देख रहे हैं, गोली चला रहे हैं ये सब। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्टूबर 1917 की क्रांति। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट आता है अक्टूबर 1917 की क्रांति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगती है। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा भी शुरू कर देते हैं। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद जो बोल्शेविक थे उनको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह के लोग कहाँ जाते हैं ना, फैक्ट्री में, सेना में भर्ती होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो बोल्शेविक के जो लोग थे वो सेना और फैक्ट्रियों में जो मौजूद थे उनको क्या किया जाता है? यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोत्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से, ठीक है, किसकी ओर से? तो सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया जाता है। इस बात का खुलासा नहीं किया जाता है कि भाई योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए, मतलब जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया संकट आने वाला है, युद्ध होगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? नाम याद रखिएगा, केरेंस्की नाम था। वो सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल देता है। तड़के का मतलब क्या होता है? तड़के ही सरकार के वफादार, मतलब बहुत जल्दी, तुरंत ही जो सरकार के वफादार थे, सैनिक थे, उन्होंने क्या करते हैं? तो 2 बोल्शेविक अखबारों के जो दफ्तर थे उन पर घेरा डाल देते हैं। टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया गया। देखिए अब यहाँ से देखिए कि पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत, नाम याद रखिए, उसी दिन, किस दिन भैया? तो 24 अक्टूबर को ही तो ये सारा विद्रोह किया जा रहा है। तो जिस दिन ये सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने के लिए आदेश देते हैं मंत्रियों को गिरफ्तार कर लेने के लिए, उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू करती है युद्धपोत का नाम क्या है? तो अरोरा, नाम याद रखिएगा। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिकों ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। नेवा क्या था? नेवा हम लोग पढ़े ना शुरू में ही, एक नदी का नाम है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि नेवा एक नदी का नाम है। कि रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिकों के ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारियों समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत से बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया गया। यानी भारी बहुमतों से बोल्शेविक के ऊपर क्या किया जाता है? कार्रवाई का समर्थन किया जाता है। शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी शुरू हो गई, खासतौर पर मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो देखिए भैया बोल्शेविक क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। कहाँ? तो दिसंबर होते होते मॉस्को और पेट्रोग्राद पर बोल्शेविकों का नियंत्रण जो है वो स्थापित हो चुका था। आगे बढ़ते हैं।
ये पॉइंट तो भैया दिमाग में छाप लिया लोग। रूसी क्रांति की तारीख देखिए, रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियस कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछ लेता है कि 1 फरवरी 1918 से पहले रूस में किस कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था? तो जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता, और अब ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति जो है वो 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे है हमारी ये महत्वपूर्ण तिथियां। 1850 से 1880 में क्या हुआ है? तो रूस में समाजवाद पर बहस हुई थी। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1898 में कौन सी घटना घटी? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है। 1905 में क्या होता है? तो खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। 1917 में तो 2 मार्च को जार द्वारा पद त्याग किया जाता है, जो कि हम लोग पढ़े, और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह किया जाता है। अभी जस्ट देखे हम लोग। 1918 से 20 में गृह युद्ध होता है। 1919 में कॉमिंटर्न का गठन किया जाता है। ठीक है, तो 1919 में कॉमिंटर्न का गठन कब किया जाता है? 1919 में। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कि अक्टूबर जो क्रांति थी उसके बाद क्या बदलाव आता है। तो बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ था। देखिए, बोल्शेविक का कब्जा हो जाता है तो वो क्या था? निजी संपत्ति के बिल्कुल खिलाफ था। कोई मतलब अपनी संपत्ति नहीं रख सकता था। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण कब किया जा चुका था? तो 1917 में ही। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर या जरूरतमंद जो लोग हैं उनको भी रहने की जगह मिल सके। उन्होंने यानी बोल्शेविकों ने अभी जातीय वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा देते हैं। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां भी क्या हो जाती हैं? तो बदल दी जाती हैं। इसके लिए 1918 में एक परिधान यानी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। किसका चुनाव किया जाता है? तो सोवियत टोपी का चुनाव किया जाता है। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है? तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिनका नाम क्या था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। 1918 में कब? जनवरी 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। याद रखिए, कौन बर्खास्त कर देता है? तो लेनिन भैया बर्खास्त कर देता है। आगे बढ़ते हैं। तो मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद भी जो बोल्शेविक है वो किससे संधि कर लेता है? तो जर्मनी से। कहाँ पर? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो बोल्शेविक था वो जर्मनी से संधि कहाँ पर करता है? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर लेता है। पढ़ते हैं। तो आने वाले जो सालों में जो चुनाव होने वाला था किसके लिए? रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए। तो उसमें जो बोल्शेविक पार्टी थी वो एकमात्र पार्टी रह गई थी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दिया गया था। किसकी संसद का? तो देश की संसद का दर्जा दिया गया। उसमें देश की संसद का दर्जा किसे दिया गया? तो रूसी सोवियत कांग्रेस को दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। किस पर रहता था? तो ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन चुका था। गुप्तचर पुलिस, देखिए जो रूस में जो गुप्तचर पुलिस होते थे, जिसे पहले क्या कहा जाता था? चेका कहा जाता था, और बाद में क्या कहा जाने लगा? तो OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया बाद में। पहले चेका, लेकिन बाद में ये नाम याद रख लीजिएगा, OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को दंडित करती थी। अच्छा जी, जो बोल्शेविक की आलोचना करते थे उनको क्या करती थी? दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित था। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पार्टी से क्या कर लेते हैं? यानी इस्तीफा दे देते हैं, या मोह भंग भी होने लगता है उनका उस पार्टी से। अगला है हमारा गृह युद्ध। रूस में जो गृह युद्ध हुआ था, तो जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की।
ठीक है, किसकी निंदा करते हैं? तो बोल्शेविकों की जो विद्रोह कर रहे थे उसकी निंदा कर रहे थे। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित कर रहे थे। तो देखिए, बोल्शेविकों को रेड्स भी कहा जाता था, तो उनसे लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित कर रहे थे। 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी कौन थे? ग्रीन्स, और जार समर्थक जो कि व्हाइट्स का नियंत्रण रहा। देखिए, अब यहाँ पर ये सारा पढ़िए फिर से एक बार कि 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर किसका कब्जा रहा? तो सामाजिक क्रांतिकारियों और जार के समर्थनों का नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर क्या हो रही थी? फैल रही थी। कब? जब गृह युद्ध चल रहा था। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, व्हाइट्स क्या था? जार का जो समर्थक, यानी जो जार के समर्थक, जो राजा के समर्थक थे, उनको व्हाइट्स कहा जाता था। तो वहीं बोल रहा है कि व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया था। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थक और तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर क्या हो गया? तो बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था और गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। तो बोल्शेविकों को कामयाबी क्यों मिली थी? जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे और मुस्लिम जो जदीदियों थे, उनकी मदद से ये कामयाबी मिली थी। देखिए, जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के क्या बन गए थे? तो अनुयायी बन गए थे, वहाँ पर ये जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे और मुस्लिम जदीद थे, उनकी मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा और बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर क्या किया? तो स्थानीय राष्ट्रवादियों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार जो है आखिर चाहती क्या है। इसको देखने से पहले चलिए, थोड़ा बॉक्स में पॉइंट दिया हुआ है उसको देखिए। चलिए, तो ये इन बॉक्स को देखते हैं। देखिए, अक्टूबर की क्रांति के समय मध्य एशिया में 2 दृष्टिकोण दिया हुआ है। एम.एन. रॉय भारतीय क्रांतिकारी जो थे वो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। तो पॉइंट याद कर लीजिए, कहाँ के संस्थापक थे, किस पार्टी के? तो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में जो कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। कौन थे? तो एम.एन. रॉय थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है भैया? कथन दे देगा तो बोलेगा ना कि हाँ ये किसका कथन है। तो मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया जिन्होंने किगिर्जो, कौन थे? किर्गिस्तान, मतलब जो किर्गिस्तान के लोग थे उन्हीं को क्या कहा जाता है? किगिर्जो कहा जाता है। तो किगिर्जों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किगिर्जिक लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। तो उसके साथ ही पूरा कबीला क्या बोलता है कि इनकलाब जिंदाबाद, यानी इसी का नारा लगाने लगता है। अब एक दूसरी बात है, जो किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद करवाया था। ठीक है, जो निकोलस द्वितीय था उसके दमनकारी शासन से क्या करवाया था? आज़ाद करवाया था। और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांतिकारी जो अक्टूबर की क्रांति थी, हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई, जो अक्टूबर क्रांति थी। ठीक है, पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये 2 पॉइंट था जिसको कि ध्यान में रखना था। एक नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक क्या है तो वो है समाजवादी समाज का निर्माण। चलिए अब इसको देखते हैं। तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। ठीक है, उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है, यानी समूह क्या होता है, एकता क्या होती है, ये दिखाने के लिए वे ज्यादा कर रहे थे। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू कर दी गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे। जिस प्रकार से अभी भारत में भी 5 वर्षीय योजना बनाया जाता था ना, यानी 5 वर्ष के लिए लक्ष्य तय कर दिया जाता था कि 5 वर्ष में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। तो वही हो रहा है कि इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने 5 वर्षीय योजना बनानी शुरू कर दी।
पहले दो योजनाओं में यानी 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। तो दो योजनाओं में क्या हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण के कार्यों के कारण, यानी निर्माण कार्य क्या हो रहा था, तेजी से बढ़ रहा था और दबाव के कारण कार्य स्थितियां जो थी वो खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर ही पूरा कर लिया जाता है। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जिसका नतीजा यह होता है कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। अब 3 साल में ही अगर ये पूरा स्टील फैक्ट्री क्या है तैयार कर लिया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहेगी। तो इसीलिए उसको क्या होता है, पहले ही साल में 550 बार उसको काम रोकना पड़ता है। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम ताप पर लोग कहाँ जाते थे, तो चौथी मंजिल से नीचे उतर करके सड़क के पार दौड़कर जाते थे। किस लिए भैया, तो टॉयलेट करने के लिए, यानी शौचालय जाने के लिए। उस समय घरों में शौचालय नहीं थे, तो सोचिए कितनी मंजिल उतर करके लोग जाते थे 40 डिग्री से भी कम तापमान पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री जो कामगार थे, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला भी दिलाया जाने लगा और उनके लिए खास इंतजाम किए गए। देखिए क्या खास इंतजाम किया गया, तो जो महिला कामगार थी, यानी जो महिलाएं जो काम करती थी, उनके बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में ही क्या खोल दिया गया, तो बालवाड़ियाँ खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रियायत मतलब कम दामों पर क्या बनाए गए, तो मकान बनाए गए जहाँ की वे रह सके। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि सरकारी जो संसाधन थे वो क्या थे, सीमित थे, इसीलिए एक जैसे नहीं थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसी का बस एक वीडियो है, अगली वीडियो आएगी जिसमें कि ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरा पता नहीं मोबाइल का भी क्या हो गया। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।